गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स इसका पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। और पार्ट नंबर 4 का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है ए मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी से। एक अधिक जटिल सोशल रियलिटी मतलब सामाजिक सच्चाई, और एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई के बारे में बर्नियर कुछ लिखता है और किस तरह से वो अपनी बात व्यक्त करता है वो इसमें जानते हैं। बर्नियर्स डिस्क्रिप्शंस ओकेजनली हिंट एट ए मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। बर्नियर का जो डिस्क्रिप्शन है मतलब वो जो भी वर्णन करता है यहाँ के समाज के बारे में और यहाँ की सोशल रियलिटी के बारे में, वो अक्सर और अधिक जटिल सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। Artisans had no incentive to improve the quality of their manufacturers. बर्नियर कहता है कि जो आर्टिसंस थे, कारीगर या शिल्पकार, उनको उनके उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। कोई इंसेंटिव या प्रोत्साहन राशि या कोई इनाम के रूप में कुछ भी चीज़ नहीं दी जाती थी। ऑल प्रॉफिट्स वर अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। और जितने भी लाभ शिल्पकारों को होते थे वो सारे लाभ राज्य द्वारा यानी बादशाह द्वारा या राजा द्वारा हड़प लिया जाता था। मैन्युफैक्चरर्स वर एवरीवेयर डिक्लाइनिंग। और हर जगह मुग़ल एम्पायर में हर जगह मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन घट रहा था, कम होता जा रहा था। एट द सेम टाइम ही एग्रीड दैट वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड्स प्रीशियस मेटल्स फ्लोड इनटू इंडिया। उसी समय वो इस बात के लिए भी सहमत हुआ या इस बात को कहने के लिए भी सहमत था कि उस समय दुनिया की कीमती धातु यानी कि सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं बड़ी मात्रा में भारत आ रही थी। दुनिया के अलग अलग देशों से, यूरोपियन कंट्रीज़ से वो सारा कीमती धातुएं सोना या चांदी वो भारत आ रही थी। एज मैन्युफैक्चरर्स वर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ओनली। ठीक है, क्योंकि भारत के जो निर्यातक थे वो केवल सोना या चांदी के बदले में ही अपना सामान दूसरे देशों में निर्यात करते थे या एक्सपोर्ट करते थे। इस वजह से दुनिया के अलग अलग देशों से बड़ी मात्रा में सोना और चांदी उस समय भारत में आ रहे थे, जिस समय मुग़ल एम्पायर का समय था। He also mentioned that there existed a prosperous merchant community engaging in long distance trade. उसके बाद वह इस बात का भी उल्लेख करता है कि उस समय भारत में एक मजबूत, बहुत ही धनी व्यापारी समुदाय मौजूद था जो कि बड़ी लंबी दूरी के व्यापार भी करते थे, वो विदेशी व्यापार भी करते थे और कई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी वो करते थे। तो इस टॉपिक में उन्होंने मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी के बारे में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट टॉपिक है मुग़ल सिटीज़। मुग़ल शहरों के बारे में बर्नियर क्या कहता है वो देखिए। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी अबाउट 15% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन टाउन्स। बर्नियर कहता है कि 17वीं सदी के दौरान लगभग 15% लोग शहरों में रहते थे। मुग़ल साम्राज्य के समय में, मुग़ल शासनकाल के समय में लगभग 15% लोग शहरों में रहते थे। बर्नियर डिस्क्राइब्ड मुग़ल सिटीज़ एज कैंप टाउन्स विच वर डिपेंडेंट अपॉन इम्पीरियल पेट्रोनेज। बर्नियर ने मुग़ल शहरों को कैंप टाउन या शिविर शहर भी या शिविर नगर भी कहा है, क्योंकि वो ज़्यादातर शाही संरक्षण पर ही निर्भर रहते थे, इसीलिए इन शहरों को वो कैंप टाउन कहता है। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, ट्रेडिंग टाउन्स, पोर्ट टाउन्स, सेक्रेट सेंटर्स, पिलग्रिमेज टाउन्स एट्सेट्रा। तो उस समय मुग़ल साम्राज्य में कई प्रकार के शहर थे, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन शहर, बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन वहाँ होता था। ट्रेडिंग टाउन्स, कुछ शहर ऐसे थे जहाँ पे ट्रेड वगैरह, व्यापार वगैरह बहुत ज़्यादा होता था, तो वो व्यापारिक शहर थे।
पोर्ट टाउन्स बंदरगाह शहर थे जो कि समुद्र के किनारे बसे थे। इसके अलावा सेक्रेड सेंटर्स, कुछ पवित्र धार्मिक केंद्र भी थे जो कि धार्मिक आस्था के एक पवित्र केंद्र और तीर्थ स्थानों के रूप में माने जाते थे। पिलग्रिमेज टाउन्स, और साथ ही तीर्थ स्थान शहर के रूप में भी मुगल साम्राज्य के दौरान शहर थे। द एग्जिस्टेंस ऑफ टाउन्स इंडिकेट्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज़ एंड प्रोफेशनल क्लासेस। तो शहरों के अस्तित्व से हमें उस समय के जो व्यापारी थे उनकी समृद्धि के बारे में पता चलता है, तथा उस समय जो प्रोफेशनल क्लासेस थी, व्यावसायिक वर्ग जो थे अलग से, उनके बारे में भी या उनकी समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी पता चलता है इन शहरों से। मर्चेंट्स हैड ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और किनटाइन्स एंड वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू देयर ऑन कास्ट कम ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। व्यापारी लोग जो थे उस समय, वो भी अपने आप को एक मजबूत समुदाय या बंधुत्व के संबंध के आधार पर एक दूसरे को ऑर्गेनाइज करके रखे थे। मतलब एक संगठन बनाकर वो रखे हुए थे, आपस में वो जुड़े हुए थे और संगठन के रूप में एक मजबूत समुदाय उन्होंने बना रखा था। इनटू देयर ओन कास्ट, या तो वो अपनी जाति के आधार पर संगठित थे। कम ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, साथ ही वो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स मतलब एक ही जैसा काम करने वाले, जो एक ही जैसा काम धंधा करने वाले लोग जो होते थे, वो अपना एक कम्युनिटी या समुदाय बना लेते थे। तो जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी जो थे, वो या तो अपनी जाति के आधार पर या फिर जाति के साथ साथ क्या काम वो करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, उसी के आधार पर वो अपने आप को एक मजबूत समुदाय या संगठन के रूप में बनाकर या एकजुट करके रखते थे। In Western India, these groups were called Mahajans and their chief the Seth. पश्चिमी भारत में ये जो समूह थे व्यापारियों के, इन्हें महाजन कहा जाता था और इन कम्युनिटी का जो मुखिया होता था वो सेठ कहलाता था। इन अर्बन सेंटर्स सच एज अहमदाबाद, द चीफ ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटी हु वाज कॉल्ड नगर सेठ कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड द महाजन्स। तो शहरी इलाकों में जैसे कि अहमदाबाद, ऐसे इलाकों में जो व्यापारी समुदाय का जो मुखिया होता था उसे नगर सेठ कहा जाता था, जो कि सामूहिक रूप से सभी महाजनों का प्रतिनिधित्व करता था। तो ये था मुगल सिटीज़ के बारे में, मुगल सिटीज़ के बारे में बर्नियर के डिस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट, अर्बन प्रोफेशनल क्लासेस, शहरी व्यावसायिक वर्ग। अर्बन शहरी प्रोफेशनल क्लास व्यावसायिक वर्ग के बारे में क्या कहता है वो देखिए। अर्बन ग्रुप्स इंक्लूडेड प्रोफेशनल ग्रुप्स सच एज फिजिशियंस, हकीम और वैद, टीचर्स पंडित और मुल्ला, लॉयर्स वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर एट्सेट्रा। तो कुछ शहरी समूह जो कि पेशेवर वर्ग थे, जैसे कि डॉक्टर या फिजिशियन जिसको हकीम या वैद्य कहा जाता था उस समय, टीचर्स जो धर्म की शिक्षा देते थे जैसे कि पंडित या फिर मुल्ला, लॉयर्स यानी वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्ट मतलब जो घर का या भवन का जो डिजाइन या नक्शा बनाता है, आर्किटेक्ट वास्तुकार, फिर म्यूजिशियन संगीतकार, कैलीग्राफर सुलेखक। तो ये सारे लोग भी अर्बन ग्रुप्स में शामिल थे, ये अर्बन प्रोफेशनल ग्रुप्स के अंदर आते थे ये सब। वाइल सम डिपेंडेड ऑन इम्पीरियल पेट्रोनेज, जबकि कुछ लोग जो थे अपना जीवन चलाने के लिए इम्पीरियल पेट्रोनेज यानी शाही संरक्षण पर निर्भर रहते थे। मैनी मेड देयर लिविंग बाय सर्विंग अदर पेट्रोन्स, और बहुत सारे लोगों ने अपने पेट्रोन यानी अपने संरक्षकों की सेवा करते हुए अपना जीवन या जीविका वो कमाते थे, अपना पेट भरते थे। वाइल स्टिल अदर सर्व्ड ऑर्डिनरी पीपल इन क्राउडेड मार्केट्स, जबकि कुछ और लोग होते थे जो भीड़ भरे बाज़ारों में आम लोगों की सेवा करके अपना गुजारा चलाते थे या अपना पेट भरते थे। तो ये उसने अर्बन प्रोफेशनल क्लासेस के बारे में बताया।
नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ स्लेव्स, दासों का प्रयोग। दासों का किस तरह से उपयोग होता था उसके बारे में भी इस टॉपिक में हम जानेंगे। स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट्स, उस समय दासों को खुले बाजार में खरीदा और बेचा जाता था। लाइक एनी अदर कमोडिटी स्लेव्स वर एक्सचेंज्ड एज गिफ्ट्स, और जैसे कि दूसरी वस्तुओं को हम गिफ्ट के रूप में एक्सचेंज करते हैं, खरीदते बेचते हैं, उसी तरह वस्तुओं की तरह इन गुलामों को या दासों को एक्सचेंज या विनिमय किया जाता था, एक दूसरे को लिया और दिया जाता था उपहार के रूप में। When Ibn Battuta reached Sindh, he purchased horses, camels and slaves as gifts for सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। जब इब्न बतूता खुद सिंध पहुंचा तो उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, उसको भेंट देने के लिए घोड़े, ऊँट और कई दास खरीदे थे ताकि वो उसको भेंट दे सके और उसको थोड़ा खुश कर सके। There was considerable differentiations among slaves, अब दासों के बीच भी काफ़ी अंतर उस समय था। Some female slaves in the service of the Sultan were expert in music and dance, कुछ महिला दास होती थी, वो सुल्तान की सेवा में नियुक्त रहती थी और वो संगीत में और नृत्य में निपुण होती थी, नाच गान और गाना बजाना वो उसमें वो एक्सपर्ट होती थी। Female slaves were also used to keep a watch on his nobles by the Sultan, इसके अलावा जो महिला जो दास होती थी वो सुल्तान द्वारा अपने अभिजातों पर या अपने जो मंत्री लोग या दूसरे कुलीन लोग होते थे उनके ऊपर नज़रें रखने के लिए या जासूसी करने के भी काम आती थी। तो कभी कभी सुल्तान इन फीमेल या महिला दासों को अपने अभिजातों पर नज़र रखने या निगरानी रखने के लिए भी प्रयोग करते थे। स्लेव्स वर यूज फॉर डोमेस्टिक लेबर, स्लेव्स यानी दासों को घरेलू कामों में भी लिया जाता था। इब्न बतूता नोटेड दैट मैन एंड वीमेन स्लेव्स कैरिड पालंकीन्स और डोला, इब्न बतूता ने यह भी देखा या उस समय ये उसने समझा देखा कि उस समय महिला और पुरुष दोनों गुलाम जो होते थे या दास होते थे वो पालकी या डोला उठाते थे या उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। The price of slaves, particularly female slaves required for domestic labor, was very low, मतलब जो फीमेल स्लेव्स है, महिला दास जो है, विशेषकर जो घरेलू कामों के लिए रखी जाती है, घर का काम करना हो, तो ऐसी जो महिला दास होती थी उनके दाम बहुत ही कम होते थे, मतलब बहुत कम दाम में उनको खरीदा बेचा जाता था। तो ये था टॉपिक यूज़ ऑफ स्लेव्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा के बारे में बर्नियर क्या बताता। देखिए, बर्नियर हैज़ प्रोवाइडेड ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सती इन हिज अकाउंट, बर्नियर ने अपने वृत्तांत में, अपनी किताब में सती प्रथा के बारे में विस्तृत विवरण दिया है, लिखा है। ही मैंशनड दैट वाइल सम वीमेन सीम टू एम्ब्रेस डेथ चेयरफुली, अदर्स वर फोर्स्ड टू डेथ, उसने अपनी किताब में ये उल्लेख किया कि कुछ महिलाएं तो खुशी खुशी पति के साथ सती हो जाना या जल जाना, खुशी खुशी वो तैयार हो जाती थी, उसको चुन लेती थी, मतलब खुशी खुशी अपनी मौत को वो स्वीकार कर लेती थी। लेकिन जो महिलाएं अपने पति के साथ सती होने को तैयार नहीं होती थी उनको ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता था मरने के लिए। He also noticed that the child sati which a 12-year-old young widow sacrificed, उसने यह भी देखा कि उस समय एक 12 साल की लड़की जो कि विधवा हो गई थी उसे सती या बलिदान कर दिया गया था, उसका मतलब बलिदान कर दिया गया या उसे सती बनाकर अपने पति के साथ जला दिया गया। तो उसने अपनी आंखों देखा हाल बताया कि उसने 12 साल की एक लड़की को जो कि विधवा हो गई थी अपने पति के साथ जलते हुए या बलिदान होते हुए देखा था। तो ये टॉपिक उसने लिखा है सती प्रथा के बारे में।
नेक्स्ट है वीमेन लेबरर्स, महिला श्रमिक। वीमेन लेबरर्स के बारे में है टॉपिक। महिला श्रमिकों के बारे में क्या है देखिए। वीमेन लेबर वाज क्रूशियल इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। महिला श्रमिक या जो महिलाएं थी वह कृषि के कार्यों में भी, खेती बाड़ी के कार्यों में भी, इसके अलावा नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी, मतलब गैर कृषि कार्यों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्रमिक समझी जाती थी। वीमेन फ्रॉम मर्चेंट फैमिलीज पार्टिसिपेटेड इन कमर्शियल एक्टिविटीज़। और व्यापारी समुदाय की जो या व्यापारी परिवारों की जो महिलाएं होती थी वो व्यापारिक कार्यों में, व्यापारिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेती थी। Therefore, it seems unlikely that women were confined to the private spaces of their homes। और इसीलिए यह असंभव ही लगता है कि महिलाएं केवल अपने घर के चार दीवारी के मतलब घर की चार दीवारी में ही कैद रह गई हो, ऐसा हमें लगता नहीं है बिल्कुल। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही प्रोडक्शन में हिस्सा लेती थी, साथ ही वो व्यापारिक या कमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेती थी। वो केवल घर की चार दीवारी में सिमट कर नहीं रहती थी। ओके, अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया है, ट्रेवलर्स हु रोट डिटेल अकाउंट्स रिगार्डिंग इंडियन सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो कौन कौन से यात्री हैं जिन्होंने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं के बारे में विस्तृत विवरण लिखा है अपनी बुक्स में या वृत्तांतों में। तो पहला जो ट्रैवलर या यात्री है वो है जेसुइट रॉबर्टो नोबिली। ही ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेज। उसने भारतीय ग्रंथों की यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया। दूसरा, दुआर्ते बारबोसा। ही वाज ए पुर्तगीज ट्रेवलर। दुआर्ते बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था। ही रोट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। उसने दक्षिणी भारत में व्यापार और समाज के बारे में विस्तृत विवरण लिखा है अपनी बुक में। तो साउथ इंडिया के बारे में वो अपनी बुक में लिखता है, मेनली ट्रेड एंड सोसाइटी के बारे में। जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। ही वाज द फेमस फ्रेंच ज्वेलर हु विजिटेड इंडिया 6 टाइम। तो जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर एक प्रसिद्ध फ्रेंच ज्वेलर था जिसने भारत को 6 बार देखा, मतलब 6 बार वो भारत आया था। ही वाज पर्टिकुलरली फैसिनेटेड विद द ट्रेडिंग कंडीशन इन इंडिया। वह मुख्य रूप से भारत में जो व्यापारिक स्थिति थी, उस समय व्यापार करने की जो स्थिति थी उसे देखकर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड या मोहित था, उत्सुक था। एंड कंपेयर्ड इंडिया टू ईरान एंड ओटोमन एम्पायर। और साथ ही उसने भारत की तुलना ईरान के साथ और ओटोमन एम्पायर जो कि तुर्की में था उसके साथ उसने तुलना की है। इटालियन डॉक्टर मनुची। इटली के जो डॉक्टर थे मनुची वो भी आए थे। उन्होंने क्या किया, ही रोट डिटेल्ड अकाउंट्स रिगार्डिंग इंडियन सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड सेटल्ड इन इंडिया। उसने भी भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं के बारे में विस्तृत विवरण लिखा है। साथ ही वो यहाँ भारत में ही सेटल हो गया था, भारत में ही बस गया था। पेलसेट, अगला है पेलसेट। ही विजिटेड द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। वह भारत में 17वीं सदी के दौरान आया था। ही वॉज शॉक्ड टू सी द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी ऑफ द पीपल। वह भारत में बहुत ही व्यापक गरीबी को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया। अब्दुल रज्जाक समरकंदी। अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने क्या किया, ही विजिटेड साउथ इंडिया इन 1440s। वह दक्षिणी भारत में 1440 के दशक में आया था। एंड सा इंडिया एज ए लैंड ऑफ वंडर। और भारत को एक आश्चर्य की ज़मीन या आश्चर्य की भूमि उसने माना और उसने कहा भारत एक बहुत ही आश्चर्य भरी भूमि है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है आपको ये सारे वीडियो अच्छे से समझ आए होंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर 4 पार्ट्स में ख़त्म होता है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।